आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज मैं आपको एक ऐसे लीगल पहेली के बारे में बताता हूँ जिसको कानून रिकॉग्नाइज तो करता है, लेकिन जब उसे प्रूव करने की बात आती है कोर्ट प्रोसीडिंग में तो बहुत मुश्किल आती है। ज़रा सोचिए, तीन भाई हैं, अपने अपने पोर्शन में आराम से रह रहे हैं। 17 साल से वो एक ओरल पार्टीशन के तहत रह रहे हैं। एक भाई पार्टीशन सूट फाइल कर देता है और वो कहता है कि जो हमारा ओरल पार्टीशन हुआ था उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब जो सवाल है कि क्या ओरल पार्टीशन को बाद में चैलेंज किया जा सकता है? क्या जो फ़ायदा वो उठा चुके हैं पिछले 17 साल में उससे मुकर सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ये सवाल मेरे जहन में इसलिए आया कि पीछे कई लोगों ने मुझसे डिस्कशन किया ओरल पार्टीशन को लेकर, उसकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट को लेकर। और एक खासकर मैं अपने एक फ्रेंड का जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने मुझसे डिस्कशन किया। वो अपने लेकर जिन्हें उसमें उन्होंने बताया कि एक फादर था, उसने 250 स्क्वायर मीटर का एक जगह खरीदा, उस पे 2 फ्लोर बनाया, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे 2 फ्लैट सा बना दिया। 3 बेटे थे, छोटे बेटे के साथ वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, और बचे हुए 2 बेटे जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे दोनों फ्लैट में रहते थे। पिछले 17 सालों में उन्होंने अपने अपने तरीके से उसको डेवलप भी कर लिया। सडनली एक भाई सूट फॉर पार्टीशन फाइल कर देता है। तीनों भाइयों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने हिस्से के फ्लैट्स को या प्रॉपर्टी को मॉडिफाई किया, पानी बिजली की लगवाए, हर एक तरीके से वो उस जो उनकी अरेंजमेंट थी फैमिली पार्टीशन की, फैमिली सेटलमेंट की, उस पर एक्ट अपॉन किया। सवाल मैंने जिसे जो कहा कि क्या वो पीछे हट सकते हैं फैमिली अरेंजमेंट से, क्या सैंक्टिटी है फैमिली अरेंजमेंट की, और क्या रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है अगर कोई पार्टीशन में आप इंटर कर रहे हैं। तो ये सब बड़े ही कॉमन आदमी से जुड़ा हुआ सवाल है और हर एक व्यक्ति को किसी न किसी स्टेज पर इस तरह के लीगल रिक्वायरमेंट को देखना पड़ता है और इस दौर से गुजरना पड़ता है। और बहुत सारे सवाल भी आए, मैं पीछे देख रहा था अपने कमेंट सेक्शन में, तो कई लोगों को अभी भी इस फैमिली सेटलमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर दिक्कत है। खासकर जब एक लंबे समय तक सभी एक अरेंजमेंट के तहत रह रहे होते हैं और सडनली उनमें से कोई उससे बाहर आना चाहता है और चैलेंज करना चाहता है। और ये आजकल इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है कि प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ रही हैं, और ख़ासकर जब दूसरा जनरेशन आ जाता है तो वो अपने तरीके से चीज़ों को देखता है, इसलिए भी ये सिचुएशन एराइज होता है। और जब भी हम फैमिली पार्टीशन की बात करते हैं, फैमिली सेटलमेंट की बात करते हैं, तो जो सबसे पहला जजमेंट मेरे जहन में आता है, मेरे दिमाग में आता है, वो है जो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, काले वर्सेस कंसोलिडेशन ऑफिसर का 76 का जजमेंट है। और बहुत ही बढ़िया से फैमिली सेटलमेंट के कॉन्सेप्ट को, या ओरल फैमिली सेटलमेंट हो या रजिस्टर्ड हो, इसको वो डील किया हुआ है। कितना ज़रूरी है उनको रजिस्टर कराना और किस किस सिचुएशन में नहीं रजिस्ट्रेशन पे भी उसकी वैल्यू होती है, इस पे डिस्कशन किया है। तो सबसे पहला जो फैमिली सेटलमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फैमिली सेटलमेंट का मकसद होता है परिवार में मानसिक शांति को बहाल करना, फैमिली के हार्मोनी को, आपसी भाईचारे को बनाना, और वो जो भी डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी को लेकर उसका फाइनल सेटलमेंट। ये बेसिक पर्पस होता है फैमिली सेटलमेंट का। और तभी फैमिली सेटलमेंट आम सेटलमेंट से या आम एग्रीमेंट से अलग होता है, और उसमें जो इक्विटी इन्वॉल्व होता है उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं या जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों को लेकर, वो जो निकल के आता है सबसे पहला ये होता है कि जो फैमिली सेटलमेंट है वो बोनाफाइड होना चाहिए और उसका पर्पस फैमिली डिस्प्यूट को ख़त्म करना होना चाहिए। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है कि वो वॉलेंटरीली होना चाहिए, इसमें फ्रॉड, कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तीसरी जो है कि फैमिली सेटलमेंट वैलिड है इवन कि जब रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया गया हो, कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेज में उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। तीसरा है जो बेसिक चीज़ है, डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन फैमिली सेटलमेंट का कब ज़रूरी होता है और कब नहीं। तो इसका जो मोटा मोटी एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर पहले सेटलमेंट होता है, पहले कॉम्प्रोमाइज़ होता है, पहले अरेंजमेंट होता है, फिर राइट डिसाइड होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप एक डॉक्यूमेंट के जरिए राइट और टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में।
जहाँ पे पहले पार्टीशन हो गया, पहले सेटलमेंट हो गया और उसके बाद में डॉक्यूमेंट बना, ये डिस्टिंक्शन है। अगर डॉक्यूमेंट पहले बना, उसको फॉलो अप बाद में किया गया, तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अगर डॉक्यूमेंट पहले पार्टीशन हुआ, पहले अरेंजमेंट हुआ, बाद में डॉक्यूमेंट बना, वो भी केवल मेमोरेंडम से के पर्पज़ से या म्यूटेशन के पर्पज़ से, तो उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि इस जजमेंट में फैमिली के बड़े वाइडर व्यूज़ को लिया गया। फैमिली का मतलब केवल लीगल एयर्स तक नहीं था। उन्होंने कहा कि जिसका भी पॉसिबल क्लेम हो सकता है प्रॉपर्टीज़ में, वो फैमिली के डिफिनीशन के अंदर आएगा। उसके बाद उन्होंने एक बात ये भी कही कि अगर किसी व्यक्ति का उस प्रॉपर्टीज़ में जिसका पार्टीशन हो रहा है उसमें कोई एंटीसीडेंट टाइटल नहीं भी है, पहले से इंटरेस्ट और टाइटल नहीं भी है, लेकिन दूसरे लोग उसके टाइटल को, उसके इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी फैमिली के डिफिनीशन में आ जाएगा और फैमिली सेटलमेंट का हिस्सा बन सकता है। चौथी बात है कि अगर डिस्प्यूट की बात है, तो डिस्प्यूट आज का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। सभी डिस्प्यूट को सेटल करने के पर्पज़ से फैमिली सेटलमेंट बना है, तो उसको एक रिकॉग्निशन मिलती है। तो अब देखते हैं कि अगर मान लो एक फैमिली सेटलमेंट को रिकॉर्ड किया गया और वो अनरजिस्टर्ड है, तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसमें बहुत बढ़िया डील किया गया है कि सेक्शन 49, इसमें आपको एक रेलिवेंट सेक्शन बता दूं, सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट में है कि जिस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन जरूरी है और रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका में उस जिस पर्पज़ से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए थे, उस पर्पज़ से उसका पहले यूज़ ना हो सकता हो, लेकिन दूसरे कोलेटरल पर्पज़ से उसका यूज़ हो सकता है, जो सेक्शन 49 के प्रोवाइजो में प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई सेटलमेंट पेपर अनरजिस्टर्ड भी है, तो उसका यूज इस पर्पज़ से हो सकता है कि उसका इंटेंशन सेटलमेंट को, अपने जो जॉइंट स्टेटस था फैमिली को, उसको ख़त्म करने का था, अपना इंडिपेंडेंट होना चाहता था वो, या इनके प्रोवाइजो का जिक्र करते हुए ये कोर्ट ने कहा कि उसकी एविडेंसरी वैल्यू है, चाहे वो अनरजिस्टर्ड ही हो, बस वो कोलेटरल के पर्पज़ से होना चाहिए। और अगर वहाँ पे कोई नया राइट क्रिएट करना उस डॉक्यूमेंट का पर्पज़ नहीं होना चाहिए। अब अब इसमें हम ये देखते हैं कि जहाँ भी पार्टीज़ के पास लॉन्ग पोजीशन है, अपना हिस्सा हिस्सा डेवलप कर चुकी है, उसमें बिजली पानी का ये ले चुकी है, ओरल अरेंजमेंट का फ़ायदा उठा चुकी है, वहाँ पे बाद में फैमिली सेटलमेंट को चैलेंज करना या उसको नकारना उस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात अपने उन व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ जिन्होंने क्वेश्चंस किए हैं ओरल सेटलमेंट को लेकर, कि आपके ओरल सेटलमेंट का वो इसेंशियल फीचर क्वालिफाई होना चाहिए, तभी कोर्ट उस पर एक्ट अपॉन उसको उसको मानकर आपको फ़ायदा दे सकती है कि अगर एक रूल ऑफ स्टॉपेल है, या उसको हम ये कह सकते हैं कि यू कैन नॉट अप्रोवेट एंड रिप्रोवेट, कि एक बार फ़ायदा उठा लिया, अब उसको मना कर रहे हैं। तो इसलिए फैमिली सेटलमेंट की इक्विटी, लॉ ऑफ इक्विटी में बड़ी वैल्यू है और कोर्ट उसको हर सूरत में चाहती है, अगर बोनाफाइड सेटलमेंट है तो उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। अब हम देखते हैं कि क्या टेक अवेज है इस डिस्कशन का। तो पहला तो मैं कहूँ कि ओरल पार्टीशन वैलिड है लॉ में, पर प्रूफ फैक्ट्स का ओरल पार्टीशन का होना ज़रूरी होता है। दूसरा कि इसमें जो भी कंडक्ट है पार्टीज़ की, या लॉन्ग पोजीशन है, या दूसरी पार्टी जो आज चैलेंज कर रही है पहले उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, इन सब का एविडेंस लेकर आपको कोर्ट के सामने जाना होगा, अगर आप फैमिली पार्टीशन, ओरल पार्टीशन पे रिलाई करते हैं तो। अभी आप इंटर करने वाले हैं इस तरह की सेटलमेंट, तो मेरा ये सलाह है कि बेहतर ये है कि आप उसकी ड्राफ्टिंग अच्छे से करें, किसी एक्सपर्ट से मिलें, और आप ये देखें कि क्या आपके लिए बेहतर है, फैमिली पार्टीशन डीड बनाना बेहतर है, या बाद में उसको मेमोरेंडम के तौर पे बनाने से आपका पर्पस सॉल्व होता है। क्योंकि उसके लैंग्वेज की बड़ी अहमियत होती है। अंत में कोर्ट के सामने जो डॉक्यूमेंट होता है, कोर्ट उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को पढ़ के ही उसका फेट डिसाइड करती है। और एक बात और कि अगर आप किसी भी तरीके से, चाहे वो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड सेटलमेंट के जरिए इंटर कर रहे हैं,
तो आप म्यूटेशन कराइए, फिर दूसरे पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा आपके उस सेटलमेंट को चैलेंज करना। देखिए, ओवरऑल पार्टीशन एक लीगल रियलिटी है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल रिस्क भी इन्वॉल्व हैं। तो ये आपको हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में ये रिस्क अलग अलग किस्म के होते हैं। तो आपको बहुत ही एहतियात के तौर पे इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ही आप ओरल सेटलमेंट में इंटर करें और फ्यूचर रिस्क से बचने के रास्ते निकाल लें। अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। क्योंकि थैंक यू वेरी मच। और आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए डिस्कशन के साथ। और मैं ओरल पार्टीशन से जुड़े हुए और कई पहलू हैं उस पर अपने वीडियोस आपको दूंगा, जिससे कि आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बन सके इस टॉपिक को लेकर। चाहे आप कॉमन कॉमन पर्सन हो या एडवोकेट हो या कोई लिटिगेंट हो, तो आपके फ़ायदे में आ सके, आपको प्रॉपर और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सके। इसलिए आप मेरे अगले वीडियो को ज़रूर देखिए, वो भी ओरल पार्टीशन से किसी न किसी पहलू से रिलेटेड होगा और जिसमें जजमेंट भी आपको मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू। नमस्कार।